मसले पे चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं थोड़ा सा पीछे की बात बताऊंगा, थोड़ा सा वर्तमान की बात बताऊंगा, उसके बाद जो अंदेशा निकलेगा आगे आप लोगों ने निकालने को, आगे क्या होने वाला है। पीछे की बात यह है कि भारत में अंग्रेजों से पहले मुसलमान आए। मुसलमानों ने भारत में 1000 से भी ज़्यादा समय तक राजकाज किया। अभी हम सब जानते हैं क्या हुआ उस राज्य में। उस राज्य में मुसलमान आज कह रहे हैं ना यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ, और उस राज्य में क्या होता था आपने सुना होगा, मुंसिफ अदालत। अदालत भी इनका दिया हुआ शब्द नहीं है, अदालत भी मुगलों का और उर्दू भाषा का शब्द है। तो मुंसिफ अदालत बनती थी। उस मुंसिफ अदालत में 2 जज बैठते थे। एक जज होता था मुसलमान का जो शरीयत के हिसाब से इंसाफ करता था। एक जज बैठता था पंडित जो मनुस्मृति के हिसाब से इंसाफ करता था। अब मुकदमा आया हिंदू का बीच में, फैसला होगा उसके हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से। एक मुकदमा आया मुसलमान का, फैसला होगा शरीयत के हिसाब से। अब आप ये देखिए आपके साथ जो अन्याय हुआ है वो शरीयत के कानून से हुआ है या मनुस्मृति से हुआ है। तो साथियों सीधा सीधा हिसाब है, हमारे साथ में नाइंसाफी मनुस्मृति के कानून से हुई है। उस जमाने के जो ब्राह्मण थे जिन्होंने मनुस्मृति बना रखी थी, उन लोगों ने मुसलमान बादशाहों को पटाया और पटा के उनको ये कहा कि भाई तुम राज करो, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारा ये मनुस्मृति का कानून आप नहीं छेड़ेंगे। हमने जिनको जहाँ रखा हुआ है, जिसको जुतियाना है, जिसको लतियाना है, वो हमने लिख के रखा हुआ है। आप इसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं करोगे, राज करो, हमें कोई नहीं। मुसलमान बादशाह, मुगल बादशाह उनके पटाई में आ गए, हमारी दशा पे कोई सुधार नहीं हुआ और हम जैसे के तैसे ही रहे। उसके बाद भारत में अंग्रेज आते हैं। सबने सुना अंग्रेज आए ईस्ट इंडिया कंपनी से। आए तो वो व्यापार के लिए थे, तो व्यापार के लिए आए तो ब्रिटिश सरकार से वो परमिशन लेके आए थे। तो उन्होंने यहाँ बिजनेस व्यापार शुरू किया। तो शुरू करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने बोला आप यहाँ के जो लोग हैं इंडिया के, उनके लिए 1 लाख रुपया हर साल एजुकेशन पे उनकी खर्च करेंगे और रिपोर्ट इधर भेजेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम शुरू किया 1813 में। 1813 से लेकर 1835 तक यहाँ विवाद चलता रहा कि हमारे धर्म में सबको पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं इसको? मुसलमान कहें हमारी अरबी फारसी, हमारा शरीयत, ये कहते हैं हमारी मनुस्मृति, हमारी भाषा, आप इसमें घुसपैठ नहीं कर सकते। 1835 यानी 22 साल ये डिसाइड करने में लगा कि भाई यहाँ के लोगों को क्या पढ़ाया जाए। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, यहाँ के लोगों को यूरोपियन लिटरेचर, आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस वगैरह पढ़ा देते हैं। तो इन्होंने सोचा हमारे धर्मशास्त्र नहीं छेड़ रहे, तो इन्होंने अलाउ कर दिया। 1835 में हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले ने एजुकेशन फॉर ऑल कर दी। तो तब से हमको पढ़ने लगे। उस आदेश से महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़ने के लिए स्कूल खोले, पूना में स्कूल खोले। ज्योतिबा फूले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोले और ये एजुकेशन का सिलसिला इसलिए चल पड़ा क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको पढ़ने का जो जियो जारी किया था उसके तहत हम पढ़े। यहाँ से शुरू होती है हमारे देश की कहानी। और आज भी वर्तमान जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब ज्योतिबा फूले ने उस जमाने की जो टर्मोलॉजी थी, आज की टर्मोलॉजी क्या है? SC ST OBC माइनॉरिटी, दलित या पिछड़े। उस जमाने में टर्मोलॉजी थी शूद्र अतिशूद्र। शूद्र यानी जितने भी OBC हैं सब शूद्र है, और जितने भी SC ST हैं वो अतिशूद्र है। शूद्र अतिशूद्र वर्सेस शेठ जी भट्ट जी। शेठ जी कौन? ब्राह्मण। भट्ट जी कौन? बढ़िया। ये जो लड़ाई ज्योतिबा फूले ने शुरू की, और ज्योतिबा फूले ने ये उस जमाने में जान लिया था
कि महिलाएं जितनी भी हैं ये पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, खेतों में हो, घरों में हो, किसी और क्षेत्र में हो। तो अगर महिलाओं को भी पढ़ा लिखाया के इनके बराबर समकक्ष कर दिया जाए तो इस देश में व्यवस्था परिवर्तन हो सकती है। हम ब्राह्मणी व्यवस्था के गुलाम हैं और इस व्यवस्था को हम छोड़ सकते हैं, आज़ाद कर सकते हैं। ज्योतिबा फुले ने यह भी जान लिया था कि महिलाएं ही वो शक्ति है कि जो व्यवस्था को टिकाए भी रख सकती हैं तो व्यवस्था को उखाड़ के भी फेंक सकती हैं। तो ये बात जब फुले ने समझी तो उनके साथ साथ ये बात ब्राह्मणों ने भी समझी। हमने भी अपनी महिलाओं को पढ़ने के लिए भेजा। ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को एजुकेट करके पढ़ाई लिखा करके स्कूल खुलवाया। तो ब्राह्मणों ने उनको पहले रोका, जब वो नहीं माने तो उनके माताजी पिताजी को बोला कि आपका बेटा तो धर्म विरोधी काम कर रहा है, हमारे धर्म में तो शादियां हैं और ये जो एजुकेशन है सबके लिए नहीं है, तो ये तो सबको एजुकेट कर रहा है, तो ये तो धर्म विरोधी काम है। तुम्हारे पुरखे जो वहाँ स्वर्ग में जा रखे हैं उनका भी जीवन बर्बाद हो गया, तुम्हारा तो हुआ ही हुआ है, तो इनको रोको। तो उनको रोका गया तो नहीं रुके, तो उनको लास्ट में ये बोला गया कि भाई आज आप इनको घर से बाहर निकाल दो। तो फूले दंपति को घर से निकाल दिया गया इस दोष में कि वो महिलाओं को पढ़ा लिखा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, इस दोष में घर से निकाल दिया। जैसे आज वर्तमान का उदाहरण है कि हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी सच बोल रहे हैं समाज में, तो सारे के सारे ब्राह्मण अखिलेश यादव के पीछे लगे हुए हैं, इसे पार्टी से निकालो, ये उनके गाँव से निकालो। ऐसे ही ज्योतिबा फुले के माता पिता को कहा इनको घर से निकालो, निकाल दिया घर से। जब घर से निकाले तो उनको साथ दिया उस्मान शेख ने। और जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले एजुकेशन दे रही थी तो उस टाइम पे वो महिलाएं ही, सावित्रीबाई फुले महिलाओं को पढ़ाने के लिए निकली हुई और वो महिलाएं उनके ऊपर गोबर कीचड़ मैला फेंक रही हैं कि तू धर्म का विरोधी काम कर रही है। तो वो अपने बैग में 2 साड़ियां लेके जाती थी, एक वो कीचड़ वाली सान के रख देते थे सुखाने वहाँ, फिर वो पहनते थे, पढ़ाया लिखाया, शाम को उसको जब वो भी समझाते थे तो वो दूसरी साड़ी जो धोई हुए पहनती थी। तो ये संघर्ष हमने झेला, लेकिन हमारा जो पुरखा था उसने ये नींव डाल दी, महिलाएं पढ़ी, वो भी पढ़े। हमारे साथ साथ ब्राह्मणों ने भी ये जान लिया कि महिलाएं ही हैं जो समाज में व्यवस्था को टिका के भी रख सकती हैं, उखाड़ के भी फेंक सकती हैं। तो उन्होंने हमसे ज़्यादा अपनी महिलाओं को पढ़ाया लिखाया, IAS बनाया, PCS बनाया, जज बनाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया, हम तो बना भी नहीं पाए। और उन्होंने उनको ओहदों में बैठाया। आज वर्तमान में महिला आरक्षण जो विधेयक है वो इसी कड़ी का, इसी सूझबूझ का, इसी षड्यंत्र का हिस्सा है कि उन्होंने अपनी 33% महिलाओं को पार्लियामेंट में, असेंबली में बैठने के लिए सीट रिजर्व कर दी और हमारे को नहीं किया। तो जब हमारे को नहीं किया तो हम भी ये समझते हैं कि हमने भी अपनी महिलाओं को इतना सक्षम बनाना है कि उनको भी हम पार्लियामेंट में, असेंबली में भेज सकें। इसलिए छोटे छोटे ये कार्यक्रम गांव-गांव में ये कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं ताकि उन महिलाओं को भी बोलने के लिए हम तैयार कर सकें। अभी हमने अपनी महिलाओं को बोलने के लिए कहा, सिर्फ और कुछ नहीं, अपना नाम बता दो, अपना गांव बता दो, अपना परिवार का बता दो, बस। अभी वहाँ देखें आप पार्लियामेंट में जो मनुवादी महिलाएं हैं जो कि हमारी व्यवस्था को टिका के रखना चाहते हैं, इस गुलामी को टिका के रखना चाहते हैं, कैसे पार्लियामेंट में बोलती हैं, कैसे जो आप उनकी बातें सुनते हैं तो कैसे आप उनकी तरफ ही हो जाते हो एकदम से। तो ज्योतिबा फुले ने जो आंदोलन चलाया उस आंदोलन से शिक्षा का प्रसार हुआ और उन्होंने शिक्षण हंटर कमीशन में जाके और शिक्षा को फिल्टर डाउन किया और गाँव में प्राइमरी स्कूल खुले। ज्योतिबा फुले के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपना आंदोलन शुरू करते हैं। तो आंदोलन शुरू करने में उन्होंने लंदन गोलमेज सभाओं में कहा, ये आज के संदर्भ में भी आप सुन लें, गोलमेज सभाओं में ये कहा गया कि SC और ST, उस टाइम की टर्मिनोलॉजी थी अछूत, अछूत, तो उन्होंने अपनी पहचान अछूत रखी। SC ST टर्मिनोलॉजी तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आई। उन्होंने गोलमेज सभाओं में कहा कि अछूत हिंदू नहीं है,
जो है शेड्यूल्ड का जो ये अछूत है ये हिंदू नहीं है, ये एक अलग वर्ग है, इनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आपने सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है, मैं भी सेपरेट एलिमेंट हूँ, मेरे लिए वो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उसको बोला गया सेपरेट इलेक्टोरल। उस सेपरेट इलेक्टोरल में आपको SC ST के लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, आपका ही कैंडिडेट चुना जाना था, और ये व्यवस्था पारित हुई। पारित होने के बाद हमारा क्या था, SC ST के लोग चुनाव में ही खड़े होंगे, वही वोट देंगे और वही जो है पार्लियामेंट में जाएंगे। इससे क्या हो रहा था, आपके रियल रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे, आपके वोट से चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे। तो ये खतरा उनको लगा, वो खतरा भांप गए कि अगर रियल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आए तो पार्लियामेंट में पलटा मार सकते हैं, हमारी हाथ से व्यवस्था छीन सकती है। उसको रोकने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में सेपरेट को ज्वाइंट बनाया गया और ज्वाइंट में हम जो है पिछड़ गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा हमारे साथ धोखा हुआ है। क्यों धोखा हुआ है कि जो हम रियल रिप्रेजेंटेटिव लाना चाह रहे थे उसकी जगह नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव आ गए। अब जिसको कांग्रेस टिकट देगी या जिसको बीजेपी टिकट देगी उसी को तो आप वोट दोगे या नहीं दोगे। अब वो तो चुने हुए नहीं है, वो नामजद है। तो नामजद प्रतिनिधि होने के कारण आज 131 मेंबर पार्लियामेंट आपके वहां बैठ चुके हैं और उनके सामने हमारे सामने सारे के सारे हक अधिकार खत्म हो गए। तो ये संक्षिप्त हिस्ट्री है। उसके लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी हमारे सामने जो इतिहास मिल रहा है उस इतिहास में ये है कि जब अंग्रेजों ने भारत में शासन स्टार्ट किया, एजुकेशन फॉर ऑल कर दी। अब उन्होंने देखा कि ये जो कोर्टों में काजी और ये पंडित बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग ये फैसले कर रहे हैं, इससे हमारा तो काम चलने वाला नहीं और ना ही यहाँ के लोगों को भला होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया जाए इसमें, तो वो 1860 में उन्होंने IPC लाया, इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड से इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी, सब बराबर हो गए। पहले क्या था कि काजी के और पंडित के कोर्ट में कोई मुकदमा गया कत्ल का कि भाई इसने फलाने का कत्ल किया, तो वो शरीयत वाला बोलेगा कि ठीक है जिसने कत्ल किया है उसका सर कलम करना, सीधी सी बात कलम। अब इधर आ गया जो मनुस्मृति कानून में, वो कहता है किसने किसका कत्ल किया है, अगर इसने इसका किया तो ये सजा, इसने इसका किया तो ये सजा, अलग अलग। और ब्राह्मण ने किसी का कत्ल किया तो कोई सजा नहीं। तो इस हिसाब से कानून चलता था। अब आपके आगे IPC में धारा 302 कत्ल किया है तो सब बराबर। अब वो काजी भी माइनस हो गया और पंडित भी माइनस हो गया और वहां चल गया IPC, सबने मान लिया। शरीयत भी माइनस और मनुस्मृति भी माइनस। शरीयत के वो मनुस्मृति के कानून को मुगलों ने रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने मान्यता दी, तभी तो उन्होंने कोर्टें लगा रखी थी वहाँ, तभी तो अदालतें लगी हुई थी, तभी तो वहाँ ब्राह्मण बैठता था उनको सजा मुकर्रर करने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने मनुस्मृति को रिकॉग्नाइज नहीं किया। आपकी IPC बन गई। अब IPC पढ़ने के बाद अंग्रेजों को, फिर मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप संदर्भ समझ सकें। IPC बनने के बाद उन्होंने देखा ये जो पर्सनल लॉ है, सोसाइटी है, आपका क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है और पर्सनल लॉ है, इनका क्या होगा, इनमें हमें क्या करना। तो कमेटी बनाई गई। हम जानते हैं 1935 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बना, 1936 में पारसी पर्सनल लॉ बना और 1937 में क्रिश्चियन पर्सनल लॉ बना। आज तक चले आ रहे हैं और इस तरीके से पूरे IPC में और उसमें ये बदलाव हो गया। बदलाव होने के बाद अब भारत का संविधान बना, देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद ये पता लगा कि भाई देश में कौन आज़ाद है, देश में कौन आज़ाद है, देश आज़ाद है या देश के लोग आज़ाद हैं, ये सवाल खड़ा हुआ।
अगर ये देश आजाद होता तो भारत मुक्ति मोर्चा बनाने की जरूरत ही नहीं थी। देश के लोग अगर आजाद होते तो एक भारत मुक्ति मोर्चा बनाने की जरूरत ही नहीं थी। तो पता लगा है कि देश तो आजाद हुआ है और उसके साथ कौन आजाद हुआ है, और हम लोग आज भी गुलाम हैं। क्योंकि ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेज ब्राह्मणों को आजाद करके चले गए, हम आज भी ब्राह्मणों के गुलाम हैं। हमें अपनी गुलामी, अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी है, इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा बनाया। बामसेब के जो आंदोलन चले, उन आंदोलनों से 1980 और 90 के दशक में जो मूवमेंट चली, उस मूवमेंट की बुनियाद में, मंडल आयोग की बुनियाद में, उस आंदोलन की बुनियाद में मंडल आयोग की नींव पड़ी। और मंडल आयोग ने जो अपनी भूमिका निभाई इसमें ओबीसी के मसले पर, तो उससे ब्राह्मणी व्यवस्था में पूछा। बामसेब के लोगों ने ये वहां पे मांग रखी कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो ये बातें जब वहां हुई तो पूरा मनुवादी शासन प्रशासन हिल गया, और हिलने के बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना पड़ा। और लागू करने के बाद 1990 से इस देश में हमने जाना, तो ये बात ब्राह्मणों ने भी जाना कि अगर इस टाइप का आंदोलन सफल हो जाता है, ये ओबीसी SC ST के लोग अगर राज सत्ता में इस तरह से सफल होते हैं तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाता है। तो उन्होंने भी अपने हिसाब से उसको दबाने के लिए काम किया, और वो दबाने का काम था मंडल आयोग के दबाने के लिए राम मंदिर आंदोलन खड़ा किया गया। वो आपके सामने है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो जिन लोगों को अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए था, वो मंदिर आंदोलन में जा करके सहभागी करने लगे। उसका नतीजा हुआ कि हम 20-30 साल पीछे चले गए। अब 20-30 साल पीछे जाने का मतलब ये है कि हमारा अपना बहुत सारा नुकसान इसमें हो गया। अब जो मंडल आयोग के बाद एक बामसेब के आंदोलन से, मंडल के आंदोलन से, अब जितने भी नेता हैं हमारे पिछड़े वर्ग के, सब मंडल आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। मंडल आंदोलन की बुनियाद दलित आंदोलन पे पड़ी हुई है कि दलित लोगों ने, जो बामसेब के लोगों ने आंदोलन किया, उससे जो आंदोलन निकला मंडल निकला। मंडल के बाद ये सारा मामला है। अब जो मंडल कमीशन के जो निकले हुए लोग थे, उनकी समझ में जब ये बात आई तो आपके सामने बिहार का उदाहरण आप देख लें। एक प्लस पॉइंट है कि हम लोगों ने जो आंदोलन चलाए थे उसका नतीजा ठीक निकला। तो वो जो मंडल का मसला था, उस मसले को ब्राह्मणों ने डाइल्यूट किया, और डाइल्यूट करने के बाद वो आए तो 80-90 से लेकर 2000 का अगर आप दशक देखें तो आप देखेंगे कि अस्थिर सरकारें बन रही थी। अस्थिर सरकारें, क्योंकि जो वोटर थे, आप लोग थे, आप जागृत हो गए, तो वो अस्थिर सरकारें बनने लगी। कोई 13 दिन में गिर रही, कोई 13 महीनों में गिर रही, कोई एक वोट से गिर रही। हमने देखा, हमारे सामने की बात है। तो इन्होंने देखा कि पिछड़े वर्ग के और SC के, ST के तो थे, पिछड़े वर्ग के मेंबर पार्लियामेंट MP वहाँ ज़्यादा तादाद में पहुँचने लगे। तो उनको चिंता हुई कि अगर ये इसी तरह चलता रहेगा तो एक दिन ओबीसी के जो लोगों की तादाद है मेंबर पार्लियामेंट, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उन्होंने ये EVM मशीन लेकर आए। आज का विषय भी है EVM मशीन लेकर के आए। EVM मशीन इंदिरा गांधी के ज़माने में आ गई थी। इंदिरा गांधी के ज़माने में जब EVM मशीन आई तो पहला वो कर्नाटक में लगाई गई चुनाव में, तो एक चुनाव में लगाया गया। किसी ने कोर्ट में पिटीशन डाली कि पीपुल्स रिप्रेजेंट एक्ट जब चेंज नहीं हुआ है तो आपने EVM कैसे लगा दी, लिहाजा ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। तो कोर्ट ने उसको रद्द किया, बोला भी आप उसको नहीं लगा सकते, वो रद्द हो गया। अब 1990 के दशक के बाद जब ये सत्ता में आए तो सत्ता में आके सबसे पहले पीपुल रिप्रेजेंट एक्ट चेंज किया गया। तो रिप्रेजेंट एक्ट को
आई ना ढूंढ लिया। हेलो हेलो अब आ रही है। तो साथियों उसके बाद मंडल आयोग को काउंटर करने के लिए ये ईवीएम लाई गई। ईवीएम लाने के बाद 2004 से लेकर 2004 से लेकर के और वर्तमान तक ईवीएम से स्थिर सरकारें बन रही हैं। ये समस्या पैदा होती है और वो जो सरकारें हैं स्थिर उनको वोटों की चिंता नहीं है, इसलिए आप भी परवाह नहीं कर रहे। और उसके बाद ये स्थिर सरकारें बनने के बाद उसकी कार्यस्थानी आप नहीं, ये विषय रखा हुआ है किसानों का। तो किसान विरोधी कानून बनाया गया लॉकडाउन पीरियड में। लॉकडाउन पीरियड में सब जगह बंद था, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी और किसान विरोधी कानून बन गया। अध्यादेश लाके बनाया ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस ये होता है कि अगर सरकार सेशन में ना हो, पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तो उसको जो है ऑर्डिनेंस से कानून जरूरी हो तो ऑर्डिनेंस से बनाया जाता है और बाद में उसको कंफर्म किया जाता है। इमरजेंसी में ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी, कौन सी जरूरत थी कि किसान बिल लाया गया, पिछले दरवाजे से उसको पास करके लाया गया आगे और उसमें 3 जो कानून बने उसका विरोध किया आप सबके सामने। किसानों ने डट कर मुकाबला किया और भारत के संविधान के हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से उसका विरोध किया। आपने देखा कि 1 साल कुछ महीनों के बाद 700 के करीब किसानों की शहादत के बाद वो कानून वापस लेना पड़ा। गैर संवैधानिक कानून था, वापस लेना पड़ा और उसमें यह शर्त थी कि हमको MSP मिनिमम सपोर्ट वो तर्क ये दिया कि भाई जो पूंजीपति है, उद्योगपति है, वो तो मैक्सिमम प्राइस सेटल करता है, हम मिनिमम भी नहीं कर सकते। आप ये कानून में प्रोविजन कर दें कि किसानों को जो मिनिमम से कम पैसे पे खरीदेगा उसके ऊपर लीगल एक्शन होगा, ये इसमें वो कर दें। और जैसा कि अभी आप जानते हैं कि MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर कोई भी फैसला सरकार ने नहीं किया और कानून वापस किया। लेकिन जो किसानों के साथ में जो करार किए गए थे वो करार अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो उसके लिए आंदोलन है। भारतीय किसान मोर्चा हमारे रामस्वरूप वर्मा जी वहाँ सिंधी बॉर्डर पे बैठे रहे कई दिनों तक। इनके स्पीचेज हैं, वो आते हैं, उन्होंने लोगों को दूसरा जागरूक किया। हमने भी जिलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कलेक्टर लेवल पे वो आंदोलन के इन्हीं की दिशा निर्देश में हम काम करते थे, बैनर लेके वो देते थे और ये आंदोलन अभी भी चल रहा है। किसानों को आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए हम आज भी वो चीज़ को चल रहे हैं और उस चीज़ का करने के लिए उसी सिलसिले में ये अधिवेशन में रखा गया। यहाँ पर उसका मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, लोग सचेत रहें और सचेत रहने के बाद कुछ काम को तो सर समय की कमी है। तो ये जो चीज़ें हैं तो भारत मुक्ति मोर्चा के आंदोलन से हम अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो भी हमारे जो ऑफशूट विंग है वो ऑफशूट विंग उसमें भारतीय किसान मोर्चा भी एक विंग है, आपका राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी एक विंग है, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा भी एक विंग है। क्योंकि हमने ये जाना कि सारे लोग हम लीडरलेस हैं और लीडरलेस लोगों में लीडरशिप डेवलप करना भी संगठन का एक महत्वपूर्ण तो हम इस काम में लगे हुए हैं और हमारे आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ में भाई जब्बर सिंह जी बैठे हैं, तो आपसे बहुत पुराना परिचय हमारा, आप उसमें संघर्षशील है और भी लोगों से मेरा परिचय नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, हम दिली जान से चाहते हैं आपका सपोर्ट करना इस कार्यक्रम का।